जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। उनका चुनाव किस तरीके से होता है, कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, राष्ट्रपति अगर वो व्यक्ति चुन लिया जाएगा तो शक्तियाँ क्या क्या मिल जाएंगी, वीटो पावर क्या है, क्षमादान वगैरह की शक्तियाँ क्या हैं, अगर किसी देश के साथ समझौता होता है तो उसका असली चेहरा कौन होता है, ठीक है, नाम मात्र की कार्यपालिका कौन है और मुख्य कार्यपालिका कौन है, सब पर मतलब राष्ट्रपति जी के बारे में A to Z हम सारी बातों का डिस्कशन करेंगे। मतलब बेसिक से लेकर एक स्टैंडर्ड लेवल तक, मतलब उनके सारे क्रियाकलाप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रपति जी के। तो बेटा भारतीय संविधान के अगर आप भाग 5 में जाओगे, ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 5 में संघ की कार्यपालिका का उल्लेख देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको संघ की कार्यपालिका देखने को मिलेगी कि संघ की कार्यपालिका किस तरीके से काम करती है। ठीक है, संघ की कार्यपालिका का उल्लेख देखने को मिलेगा। ठीक है, कार्यपालिका का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। अब बेटा संघ की कार्यपालिका का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक में देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, 52 से 78 तक। बेटा संघ की जो कार्यपालिका है इसमें आपके राष्ट्रपति भी आते हैं, उपराष्ट्रपति भी आते हैं, प्रधानमंत्री है, मंत्रिमंडल के सदस्य भी आते हैं, महान्यायवादी, ये सब के सब आपके संघ की कार्यपालिका में आते हैं। मतलब इस संघ की कार्यपालिका में आपको प्रेसिडेंट मिल जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट इसी के अंतर्गत आते हैं, पीएम आते हैं इसी के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद मंत्रिमंडल अर्थात कैबिनेट इसी के अंतर्गत आता है, और जो महान्यायवादी है, महान्यायवादी, ठीक है, महान्यायवादी, ठीक है, इसी के अंतर्गत सब आते हैं। तो अगर संघ की कार्यपालिका में जाओगे तो आपको प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, पीएम, प्रधानमंत्री, कैबिनेट, मंत्रिमंडल, महान्यायवादी, ये सब आपको संघ की कार्यपालिका में देखने को मिलेंगे। और संघ की कार्यपालिका आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 78 तक में देखने को मिल जाएगी। ठीक है बेटा, जो राष्ट्रपति होता है वो भारत का राज्य प्रमुख होता है, साथ ही साथ में भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक भी माना जाता है। भारत का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति को माना जाता है। मतलब राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। प्रथम नागरिक या देश की एकता अखंडता का प्रतीक भी भारत का राष्ट्रपति माना जाता है, भारत का प्रेसिडेंट माना जाता है। ठीक, चलिए ये बातें क्लियर हो गई यहाँ तक। अब अगर बात करें आगे की, तो अब एक प्रश्न और बनेगा कि जो कार्यपालिका की शक्ति है वो वास्तव में है किसके पास। तो बेटा जो भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है, ऐसा अनुच्छेद 53 में बताया गया है। अनुच्छेद 53 में बताया गया है, मतलब आर्टिकल 53 कहता है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है, ये वाली जो शक्ति है, किस में निहित है, तो राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, किस में निहित है, राष्ट्रपति में निहित है। कौन सी, तो बेटा ये संघ की कार्यपालिका की शक्ति किस में बताया गया, तो अनुच्छेद 53 में ऐसा बताया गया है। ठीक है, भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, ये तो भाई आप सभी जानते ही हैं। और एक बात और जानते हैं कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। देखो मैं बहुत सारी बातों को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। एक्चुअली में क्या है ना कि जो आपकी मंत्रिपरिषद है ना, मंत्रिपरिषद, क्योंकि हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया है, तो बेटा जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। जब लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और पीएम वगैरह जो अपने हैं वो मोस्टली लोकसभा से बिलोंग करते हैं, मंत्रिमंडल भी बिलोंग करता है, तो नाम मात्र की कार्यपालिका कौन हो गया यहाँ पर, तो नाम मात्र की कार्यपालिका आपके राष्ट्रपति हो गए। ठीक है, मतलब नाम मात्र की कार्यपालिका कौन है, नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में देखने को मिलेगी। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति है, लेकिन अगर वास्तविक कार्यपालिका शक्ति की बात करेंगे, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास है, तो पीएम के पास है, और उनके मंत्रिमंडल अर्थात कैबिनेट के पास वास्तविक जो है कार्यपालिका की शक्ति है। ये फैक्ट यहाँ पर निकल करके आता है जो आप देख रहे हैं। ठीक है, अनुच्छेद अगर 52 की बात करोगे, अनुच्छेद 52 की, तो इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान है। अनुच्छेद 52 कहता है कि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान है। ठीक है, राष्ट्रपति देश का
संवैधानिक प्रधान है। ऐसा वर्णन आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में देखने को मिलेगा। तो ये सारी बातें यहाँ तक हो गई बिल्कुल स्पष्ट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब हम योग्यता की बात करते हैं कि कोई व्यक्ति कौन है, अर्थात वह व्यक्ति कौन है जिसे राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, कौन व्यक्ति है जो राष्ट्रपति बनने के योग्य है। ठीक है, तो योग्यता क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहली योग्यता तो यही है कि भैया भारत का प्रतिनिधित्व करना है, भारत का प्रथम नागरिक भी बनेगा जो भी राष्ट्रपति बनेगा। तो इतनी अगर बातें हैं तो भैया वो भारत का नागरिक तो होना चाहिए ना। तो अनुच्छेद 58 में बताया गया है, मतलब अगर बात करेंगे तो आर्टिकल 58 में ऐसा बताया गया है कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है वो पहली बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए, अर्थात भारतवासी होना चाहिए, भारत की नागरिकता होनी चाहिए उसके पास। दूसरा पॉइंट क्या है, उसकी जो उम्र है वो 35 या 35 से ऊपर होनी चाहिए, मतलब उसकी उम्र जो है 35 वर्ष प्लस, मैं लिख देता हूँ 35 वर्ष या फिर 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, 34 वर्ष नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तीसरा पॉइंट कहता है कि लोकसभा का अगर चुनाव करवा दिया जाए तो लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए जो व्यक्ति राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनना चाहता है। अगर ऐसा है तो स्वागत है, वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। चुनाव के समय चौथी कंडीशन दी गई है कि चुनाव के समय जो भी व्यक्ति है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है या लड़ने के लिए तैयार हो गया है, वो लाभ के पद में नहीं होना चाहिए। ठीक है, लाभ के पद में उसे नहीं होना चाहिए। अब आपके मन में एक और प्रश्न होगा कि सर लाभ का पद क्या होता है? तो लाभ का पद का मतलब है कि मान लीजिए वर्तमान में कोई राष्ट्रपति है, 5 साल उसके पूरे होने वाले हैं, अगले राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, तो क्या जो इस समय राष्ट्रपति है वो भाग ले सकता है? तो ले सकता है, क्योंकि वर्तमान में जो राष्ट्रपति है ना उसका पद लाभ का पद माना ही नहीं जाता। उपराष्ट्रपति का पद भी लाभ का पद नहीं माना जाता। संघ की बात करोगे, उसके जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, उनको भी लाभ का पद नहीं माना जाता। और अगर बात करोगे राज्य की जो आपके मंत्रिपरिषद है ना, उसके सदस्यों को भी लाभ का पद नहीं माना जाता। तो लाभ का पद कौन कौन नहीं है, यहाँ पर हम उस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रश्न फंसाने के लिए आपसे पूछ सकता है। तो लाभ का पद कौन नहीं है, मतलब अगर वर्तमान में कोई व्यक्ति क्या है, वर्तमान में कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट है, मतलब राष्ट्रपति है, और आगे राष्ट्रपति फिर बनना चाहता है, तो ये लाभ का पद नहीं माना जाएगा। दूसरी चीज, वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति है, वो भावी राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, तो उनका पद भी वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं वो भी लाभ का पद नहीं माना जाएगा। अगर आप संघ में चले जाओ, अर्थात आप केंद्र में चले जाओ, तो केंद्र की जो मंत्रिपरिषद है, ठीक है, मंत्रिपरिषद जो भी है, क्योंकि आप जानते हो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो मंत्रिपरिषद का अगर कोई सदस्य है तो वो भी लाभ का पद नहीं माना जाएगा। अगर आप राज्य में चले जाओगे, राज्य में जो भी मंत्रिपरिषद है उसका कोई सदस्य है, ठीक है, मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य है और वो राष्ट्रपति के लिए जो चुनाव लड़ना चाहता है, तो उस सदस्य का भी पद लाभ का पद नहीं माना जाएगा। ये मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया, जिससे कि भैया कोई डाउट ना रहे। अगर प्रश्न फंसे तो बस काम तमाम करके आप आओ, उलझने नहीं बढ़नी चाहिए आपकी, मेरा उद्देश्य यही है। तो ये बातें आपको यहाँ पर समझ में आ गई कि कौन कौन सा किसका पद लाभ का पद एक्चुअली में है नहीं। अब बात आती है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होना है ना, उसमें भाग कौन कौन लेगा, मुख्य बात यह है। तो अब राष्ट्रपति के हम निर्वाचन पर बात कर लेते हैं। तो बेटा मान लीजिए राष्ट्रपति का निर्वाचन होने वाला है, तो इसमें जो लोकसभा है ना, लोकसभा के सभी सदस्य इसमें शामिल होंगे। इसके बाद अगर राज्यसभा की बात करोगे तो राज्यसभा के सब सदस्य शामिल होंगे। इसके बाद राज्य की जो विधानसभाएं हैं, मतलब राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, ठीक है,
विधान सभाएं मतलब विधान सभाओं के सदस्य वो भी इसमें शामिल होंगे। आगे अब नवीन व्यवस्था में क्या कर दिया है ना कि जो दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा है उसको भी शामिल करते हैं, पहले ऐसा नहीं करते थे। तो वर्तमान की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो अगर दिल्ली चले जाओगे तो दिल्ली के भी और पुडुचेरी के, ठीक, पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य इसमें आपको जो है देखने को मिलेंगे। विधानसभा के सदस्य इस वोटिंग में भाग लेंगे, इस निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेंगे। ये बात समझ में आ गई? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। मतलब चुनाव प्रक्रिया में ये भाग लेने वाले हैं। लोकसभा के सदस्य भी भाग लेने वाले हैं, राज्यसभा के सदस्य भी भाग लेंगे, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भी भाग लेंगे, दिल्ली की विधानसभा के सदस्य, पुडुचेरी की विधानसभा के सदस्य, ये सब राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने वाले हैं। अब राष्ट्रपति मान लो कोई व्यक्ति बनने वाला है तो उसके लिए और कुछ भी करना पड़ेगा क्या? हाँ, तो जो भी उम्मीदवार है उसके लिए जो निर्वाचक मंडल बनाया गया है उसके 50 सदस्य प्रस्तावक होने चाहिए। जो भी निर्वाचक मंडल बनाया गया है आगे भावी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए तो उसके 50 सदस्य प्रस्तावक होने चाहिए और 50 सदस्य अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, तब भैया आगे बात बढ़ेगी। अब मन में प्रश्न एक और बनेगा कि एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? अनलिमिटेड, समझ रहे हो ना? एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो उसका आंसर निकलेगा अनलिमिटेड, मतलब कितनी भी उम्र तक वो राष्ट्रपति पद को धारण कर सकता है। ठीक है, चुनाव प्रक्रिया में भाग लेता रहेगा, सेम चुनाव प्रक्रिया चलती रहेगी। अगर उसका निर्वाचन होता रहेगा तो वो राष्ट्रपति पद का निर्वहन लगातार करता रहेगा, कोई इशू नहीं आने वाला। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो राष्ट्रपति है ना वो एक्चुअली किस तरीके से चुना जाता है। तो बेटा जो चुनाव का तरीका है ना वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, ऐसा अनुच्छेद 55 में बताया गया है। मतलब अगर अनुच्छेद 55 में आप जाओगे तो यहां पर देखोगे कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है ना वो किस तरीके से होता है। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किसका चुनाव होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की नाम कौन सा है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ऐसा अनुच्छेद 55 में बताया गया है। मान लीजिए किसी परिस्थिति में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद पैदा हो जाता है, किसी मुद्दे पर बहस छिड़ जाती है और मामला आपके उच्चतम न्यायालय तक चला जाता है, तो निपटारा कौन कराएगा? तो बेटा उच्चतम न्यायालय ही इसका निपटारा करवा देगी। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी कारणवश राष्ट्रपति कुछ दिन तक काम करे हैं और उन्होंने बहुत अच्छे काम कर डाले उस समय, या जो भी उन्होंने काम कर डाले, लेकिन अगर मान लो वो अयोग्य घोषित हो जाते हैं या फिर उनका निर्वाचन किसी तरीके से अवैध घोषित हो जाता है, तो उस समय जब वो चुन लिए गए थे, जो भी उन्होंने कार्य किए थे वो अवैध नहीं माने जाएंगे। चुनाव तो अवैध मानोगे कि भाई गलत तरीके से बन गए, लेकिन उस पद की गरिमा है, उन्होंने जो काम कर दिया है वो सब के सब अवैध माने जाएंगे। चुनाव अवैध हो सकता है लेकिन उनके किए गए काम अवैध नहीं माने जाएंगे। इस बात को भी अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी आपको फंसा देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके। ठीक है, तो विवाद था, उसका निपटारा किस तरीके से होगा और वैध क्या माना जाएगा। चुनाव अवैध हो सकता है लेकिन उनके किए गए कार्य सारे के सारे वैध माने जाएंगे। अब राष्ट्रपति कब तक अपने पद को धारण कर सकते हैं? तो बेटा राष्ट्रपति अपने पद को धारण करेंगे जब मतलब बैठेंगे उस पद पर या चुनाव हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा, तो 5 साल तक की अवधि तक रहेंगे। मतलब राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना वो कितने दिन के लिए होता है? तो 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, अब 5 वर्ष मैंने दिन बोला है तो गुणा कर लेना 365 के हिसाब से, इतने दिन के लिए, और लीप वर्ष को भी जोड़ लेना। ठीक है, तो मतलब 5 साल के लिए होता है, कहने का मतलब ये है। इस अवधि तक वो अपना राष्ट्रपति बने रहेंगे। अब उनका उत्तराधिकारी आगे चल करके मतलब अगले राष्ट्रपति का चुनाव होगा और उसके बाद उनका उत्तराधिकारी भी आएगा, ऐसा अनुच्छेद 56 में बताया गया है कि मतलब उसके बाद फिर चुनाव होगा और अनुच्छेद 56 के अनुसार उनका उत्तराधिकारी आएगा, मतलब अगला राष्ट्रपति आएगा जो इस समय राष्ट्रपति है उनके पद को धारण करेगा। अब ये जरूरी नहीं है कि कोई नया आए, हो सकता है वर्तमान में जो राष्ट्रपति के पद पर काम कर रहे हैं वो फिर से राष्ट्रपति चुन लिए जाएं तो वही आ जाएंगे, समझ रहे हो, या तो फिर कोई दूसरा आएगा, लेकिन पद तो उस समय जो बना हुआ है तो वो उत्तराधिकार में ही तो चलेगा। चलो
तो ये बातें आपको समझ में आ गई। अगर हम बात करें शपथ की, भैया शपथ हपथ कौन दिलवाता है, ठीक है, शपथ का जिक्र है यहाँ पे कहीं, ठीक, हाँ, यहाँ तक मामला हो गया। अब राष्ट्रपति की अगर हम शपथ की बात करें, शपथ कौन दिलवाएगा, तो बेटा राष्ट्रपति को शपथ दिलवाने का काम भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। मतलब अगर हम शपथ की बात करेंगे, ठीक है, शपथ कौन दिलवाएगा, तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा, सुप्रीम कोर्ट, मतलब मुख्य, या जिसे आप उच्चतम न्यायालय कहते हो या सर्वोच्च न्यायालय बोलते हो, सुप्रीम कोर्ट बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ का जो मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, ये शपथ दिलाने का काम करेंगे राष्ट्रपति महोदय को। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, स्वास्थ्य खराब हो या कोई अन्य कारण हो कि उस समय मुख्य न्यायाधीश शपथ में उपस्थित नहीं हो पाते, तब शपथ दिलवाने का काम कौन करेगा, तो बेटा उच्चतम अर्थात आपके सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश उस समय होगा, उनकी अनुपस्थिति में वो दिलवा देगा। मतलब अगर ये शपथ दिलवाएं हैं तो ठीक है, अगर ये नहीं है तो आपके सुप्रीम कोर्ट का ही कोई वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, वो इस कार्य को संपादित करेगा। मतलब ये शपथ दिलवाने का काम उसके द्वारा भी करवाया जा सकता है मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में। ये बात क्लियर हो गई। राष्ट्रपति चाहे तो 5 वर्ष से पहले भी अपने पद को छोड़ सकता है। एक बात समझ लेना कि राष्ट्रपति महोदय चाहें तो 5 साल से पहले भी अपने पद को छोड़ सकते हैं। कैसे? उपराष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र दे देंगे और बोलेंगे कि मैं इस पद का निर्वहन आगे नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इस पद से त्याग पत्र देता हूं। और वो उपराष्ट्रपति क्या करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष को बता देंगे कि ऐसा ऐसा मामला हो गया है, ऐसा अनुच्छेद 56(2) के अंतर्गत बताया गया है। मतलब इस तरीके से अगर चाहें वो तो समय से पहले भी अपने पद को छोड़ सकते हैं या फिर समय पूरा होने तक अपने पद पर रह सकते हैं। लेकिन जब तक अगला राष्ट्रपति नहीं आ जाएगा तो समय पूरा होने के बाद भी वो पद पर चलते रहेंगे, और जैसे ही अगला राष्ट्रपति आ जाएगा फिर वो अपना पद को छोड़ देंगे 5 साल के बाद भी, और पहले छोड़ देंगे तो वो तो बात वहीं पे हो गई। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति चाहे तो 5 वर्ष से पहले भी अपने पद को छोड़ सकते हैं। उपराष्ट्रपति को क्या करेंगे, अपना त्याग पत्र दे देंगे, इस्तीफा दे देंगे। अब उपराष्ट्रपति क्या करेंगे, वो जाएंगे और क्या करेंगे, जो आपके लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनको जानकारी दे देंगे। ऐसा अनुच्छेद 56(2) में बताया गया, जो कि अभी मैंने आपको अवगत करा दिया। अब कुछ स्थितियां भी हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की स्थितियां भी कभी कभी आ जाती है। एक्चुअली क्या होता है ना, जब संविधान का अतिक्रमण हो रहा होता है, गलत तरीके से राष्ट्रपति के द्वारा प्रयोग किया जा रहा होता है, तो वहां पर क्या होता है, महाभियोग भी राष्ट्रपति पर लाया जाता है। मतलब अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं, ठीक, तो राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा उनके पद से हटा दिया जाएगा। ऐसी बातें अनुच्छेद 61 में बताई गई हैं। मतलब अनुच्छेद 61 में बताया गया है कि अगर राष्ट्रपति महोदय संविधान का क्या कर रहे हैं बेटा, अतिक्रमण कर रहे हैं, संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं, गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, तो उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग किस तरीके से लगाया जाता है, उस पर विस्तार से बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाएगा उस पर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बेटा राष्ट्रपति बना दिए गए हैं, ठीक है, कोई व्यक्ति को राष्ट्रपति बना दिया गया है और ऐसा अनुच्छेद 61 में बताया गया है। ठीक है, 61 के बारे में भी मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 61 में ऐसा बताया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। कैसे? अगर लगता है कि किसी तरीके से राष्ट्रपति महोदय और जो संविधान के प्रावधान वगैरह हैं उनका कहीं ना कहीं उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक है, तो किसी भी सदन द्वारा, चाहे लोकसभा हो या फिर आपका राज्यसभा हो, कोई भी सदन हो, उन पर महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है। उसके लिए कोई नहीं है कि मतलब लोकसभा पहले लेके आएगा, राज्यसभा लेके आएगा। अगर दोनों सभाओं में, मतलब राज्य वाली हो या आपकी जो है लोकसभा हो या आपकी जो है राज्यसभा हो, उन दोनों में से किसी भी सदन को अगर लगता है कि राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जा रहा है, गलत तरीके से प्रयोग किया जा रहा है, तो वो क्या करेंगे, जो है महाभियोग का प्रस्ताव लेकर के पटल पे रख देंगे। ठीक, तो इतनी बातें यहाँ पर आपको समझ में आ गई। मतलब अगर अनुच्छेद 61 में ऐसा बताया गया कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार अगर उल्लंघन किया जाता है तो ऐसा किया जाएगा। लेकिन ये प्रस्ताव लेके तो आएंगे महाभियोग का, लेकिन इस प्रस्ताव की 14 दिन अर्थात 14 डे एगो लिखित सूचना देनी पड़ेगी। कहने का मतलब है कि महाभियोग कोई भी सदन ला सकता है। ठीक है,
कोई भी सदन महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है। ठीक, कोई भी सदन महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है। ठीक, कोई भी सदन ला सकता है, मतलब कोई भी सदन का मतलब चाहे लोकसभा लेके आ जाए या आपका जो है राज्यसभा लेके आ जाए। ठीक है, कोई भी सभा लेके आ जाए वो पहले ला सकती है, चाहे ये ले आए चाहे पहले ये ले आए। हाँ, लेकिन जो भी लाएगा, मान लो राज्यसभा लेके आई तो राज्यसभा को पहले 14 डेज मतलब 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी पड़ेगी। किसे देनी पड़ेगी? लिखित सूचना देनी पड़ेगी। और लिखित सूचना किसको देनी पड़ेगी? राष्ट्रपति महोदय को देनी पड़ेगी कि आप पर महाभियोग लगाया जाएगा, तैयार रहिए। ठीक, तो अगर राज्यसभा करेगी तो आपको 14 दिन पहले सूचना देगी, लोकसभा करेगी तो भी 14 दिन पहले सूचना किसको देगी? राष्ट्रपति को लिखित में देगी कि आपके ऊपर लगने वाला है। जिस भी सदन ने महाभियोग लगा दिया है उसके 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, तब वह महाभियोग पटल पर रखा जाएगा। मतलब महाभियोग लगाने की आप तैयारी कर रहे हो तो जो सदन लेकर के यह प्रस्ताव आएगा, जो सदन इस प्रस्ताव को लेकर के आया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है, उसके 1/4 सदस्य के क्या होने चाहिए? साइन होना चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए, तब वो पटल पे रखा जाएगा। उसके बाद जब रख दिया गया पटल में तो उसी सदन के जो इसको लेकर के आया था प्रस्ताव, उसी सदन के 2/3 सदस्य जितने हैं, मतलब 66% के ऊपर सदस्य अगर उस पर सिग्नेचर कर देंगे, हामी भर देंगे कि हाँ सही है, ऐसा है, तब तो यहाँ से पास हो जाएगा सदन से, और इस सदन से पास होकर के दूसरे सदन में जाएगा। ठीक है, दूसरे सदन में तभी जाएगा जब पहले वाले से 2/3 बहुमत से वह अभियोग प्रस्ताव पास होगा। फिर दूसरे में जाएगा, दूसरे के भी 2/3 सदस्य क्या करेंगे? इसे पास करेंगे। अगर 2/3 से पास हो गया तो उस दिन से क्या होगा? राष्ट्रपति जी को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। मतलब महाभियोग इधर से पास तो इधर इन्हें पद अपना छोड़ना पड़ेगा, पद त्याग मान लिया जाएगा। ठीक, ये बातें आपको समझ में आ गई। मतलब यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा, मैं एकदम सरल भाषा में रखने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे कि सब की सब बातें ना दिमाग में बैठती चले जाएं और कोई दिक्कत ना हो। मतलब जैसे ही महाभियोग का होगा काम पूरा, राष्ट्रपति को पद त्याग करना होगा, लेकिन राष्ट्रपति का पद खाली होने के 6 महीने के अंदर अंदर इसको भरना पड़ता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति पर क्या हुआ? महाभियोग लगा, जो कि राष्ट्रपति हैं उस समय, ऐसे ना किसी के ऊपर लगा देना। ठीक है, तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा और वो पास भी हो गया दोनों सदनों से। उसके बाद क्या होगा? राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र दे देंगे, और त्याग पत्र देने के बाद क्या कंडीशन है कि राष्ट्रपति का पद 6 महीने के अंदर अंदर भर जाना चाहिए। 6 महीने के अंदर अंदर उनका पद अर्थात राष्ट्रपति का पद भर जाना चाहिए। कोई ना कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुन लिया जाना चाहिए। 6 महीने से ज़्यादा पद को खाली नहीं छोड़ सकते। ठीक है, अब क्या हुआ कि मान लीजिए राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष की समाप्ति, मतलब 5 साल का होता है कार्यकाल, उससे पहले ही समाप्त हो गया। मान लीजिए राष्ट्रपति ने किसी कारण बस अपना पद छोड़ दिया, ठीक है, तो तुरंत निर्वाचन द्वारा उस पद को भरा जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 62(1) में बताया गया है। ठीक, ये बात भी भैया समझ में आ गई। किंतु अगर राष्ट्रपति का पद समय अंतराल पूरा होने के बाद भी रिक्त रहता है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव जब तक नहीं हो जाएगा पुराना राष्ट्रपति उस पद पर बना रहेगा। मन में प्रश्न होगा कि जब कार्यकाल पूरा हो गया है तो जो राष्ट्रपति हैं वो अपने पद को छोड़ करके चले जाएं और जो उपराष्ट्रपति है उपराष्ट्रपति वाला पद संभाल लेंगे। तो ऐसा नहीं है भैया, समझ रहे हो ना, क्योंकि जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होंगे तब तो पद को संभालेंगे ना उपराष्ट्रपति, वहां पे तो राष्ट्रपति ऑलरेडी हैं। तो मतलब कहने का है कि पद जो राष्ट्रपति 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है वो तब भी नहीं खाली करेंगे पद जब तक अगला वाला आ न जाए। ये नहीं कि छोड़ के चले जाए तो उपराष्ट्रपति संभाल ले, ऐसा नहीं है, ऐसा संविधान में कोई प्रावधान ही नहीं किया गया। ठीक है, तो ये बातें भैया यहाँ पर आपको
बिल्कुल क्लियर हो गई, अच्छे से समझ में आ गई। अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई संदेह रहता है तो कमेंट बॉक्स खाली है, फटाफट कमेंट करके बताइएगा, उस पर प्रॉपर डिस्कशन किया जाएगा, उस पर बात की जाएगी और सारी बातें आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, मान लीजिए कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति आ गई कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो गए, तो ऐसी आकस्मिकता की स्थिति से निपटने के लिए क्या होगा? तो अनुच्छेद 70 में व्यवस्था है, मतलब आपके राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति की स्थिति क्या है, मतलब राष्ट्रपति महोदय भी नहीं है और आपके जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं वो भी नहीं है। तो अब इस स्थिति में क्या होगा? तो अनुच्छेद 70 में व्यवस्था है, आपके आर्टिकल 70 में ऐसी व्यवस्था की गई है कि कौन संभालेगा। तो बेटा राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 है। क्या नाम है? राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969। इसके माध्यम से बताया गया है कि उपराष्ट्रपति उनके पद का निर्वहन कर लेंगे। कहने का मतलब है, मेरे कहने का उद्देश्य यहाँ पर ये है, जो दोनों में खटखट मैंने लगाया हुआ है कि राष्ट्रपति अगर नहीं है तो उपराष्ट्रपति संभाल लेंगे, उपराष्ट्रपति नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभाल लेंगे, मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश संभाल लेंगे। अब ये ना कहीं ना कि वो नहीं है तो आगे क्या होगा? इतने एक साथ होते रहें, ऐसा होता है क्या? एक या दो ही तो होंगे, मतलब सब के सब चले जाएंगे, ऐसी स्थितियां तो आती नहीं है। ठीक है, मतलब कहने का है कि अगर राष्ट्रपति महोदय का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति उनका कार्यभार संभाल लेंगे, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, राष्ट्रपति भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है, वो संभाल लेगा। चीफ जस्टिस अगर नहीं है तो वरिष्ठ जो जस्टिस है, वरिष्ठ लिख दिया मैंने, सीनियर जो भी जस्टिस है सर्वोच्च न्यायालय में, वो उस पद का निर्वहन उस समय कर लेंगे। ऐसी स्थितियां कभी आती नहीं जल्दी से। ठीक है, बहुत रेयर केस में होता है कि एक व्यक्ति ना हो तो दूसरे को पद जो है संभालना पड़े, नहीं वैसी स्थितियां आती नहीं है। ठीक, तो ये बात भी क्लियर हो गई। अब राष्ट्रपति को वेतन भत्ते कितने मिलते हैं, ये शुरुआत से ही बड़ी इच्छा रही होगी आपको जानने को। तो बेटा 5 लाख रुपया वेतन मिलता है। ठीक है, 5 लाख रुपया वेतन मिलता है। राष्ट्रपति का वेतन कितना है बेटा? 5 लाख रुपए है। ठीक है, 5 के बाद जो है 5 जीरो बनाइएगा, 5 लाख रुपए इनका क्या है? वेतन। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख हो गया। ठीक, 5 के बाद 5 जीरो, 5 लाख रुपए इनका निर्धारित किया गया है। अब सबसे बड़ी बात पता है क्या? टैक्स वैक्स नहीं लगता, आय कर नहीं लगता, ये प्रति महीना होता है। ठीक है, प्रति महीना, एक महीना में 5 लाख की सैलरी मिलती है और ये बेटा टैक्स फ्री होता है। टैक्स फ्री होता है, इसमें कोई टैक्स नहीं पड़ता है, मतलब इन्हें कोई पैसा नहीं देना, आयकर वगैरह नहीं देना है। जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनका टैक्स कटता है ना, वो इनको नहीं देना पड़ता, ये आयकर से मुक्त होता है पूरा का पूरा 5 लाख रुपए। ठीक, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। साथ ही साथ में और क्या सुविधाएं मिलती है? तो बेटा निःशुल्क आवास मिलता है इनको। ठीक है, निःशुल्क आवास मिलता है, मतलब आवास लिख देता हूं, आवास फ्री मिलता है। ठीक है, आवास फ्री मिलता है और रहते कहाँ पर हैं? तो राष्ट्रपति भवन में, जैसा कि आप जानते हो। ठीक है, राष्ट्रपति भवन में जो है इनका निवास स्थान होता है। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई वर्तमान में राष्ट्रपति हैं और उसके बाद क्या होता है, रिटायर हो जाते हैं, मतलब पद से जो है छोड़ देते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उसके बाद क्या होगा? तो वेतन भत्तों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, यहाँ पर भी कोई कमी नहीं रहेगी। मतलब जब उनका कार्यकाल चल रहा है और देश में किसी प्रकार के विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियाँ आ जाती हैं और जो भी सरकारी कर्मचारी है या फिर जो सांसद है, सभी लोग हैं, जो नेता हैं, उनके वेतन में किसी न किसी तरीके की कटौती की जा सकती है। क्योंकि अगर विषम परिस्थितियां आ जाएंगी, वित्तीय आपात की स्थिति आ जाएगी तो ऐसा किया जा सकता है। लेकिन तब भी राष्ट्रपति के वेतन में किसी प्रकार के भत्ते वगैरह जो भी सुविधाएं हैं उनमें किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाएगी, स्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे, तो सेवानिवृत्त होने के बाद इनको टाइप 8 आवास इनको जो है दिया जाता है। ठीक, उसमें ये निवास करते हैं सेवानिवृत्ति के बाद और पेंशन मिलती है और उसके बाद जो है जीवन सारा चलता रहता है। तो ये बातें थी, राष्ट्रपति का वेतन क्या होता है, भत्ते क्या होते हैं, सेवानिवृत्ति के बाद क्या होता है। अब जो है राष्ट्रपति के नियुक्त संबंधी अधिकार क्या होता है, उस पर हम बात आगे करते हैं। ठीक, कि कौन नियुक्त करता है, किसकी सहायता से करता है, किस तरीके से किया जाता है, सारी बातें वो भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो यहाँ पर आपने देखा राष्ट्रपति के नियुक्त संबंधी अधिकार किस तरीके से काम करते हैं, कैसे काम होता है। तो बेटा राष्ट्रपति
भारत के प्रधानमंत्री, अरे कहने का मतलब है जो इतनी कथा कहानी लिखी है कि राष्ट्रपति किसको किसको नियुक्त करते हैं, मतलब राष्ट्रपति के पास, अब क्योंकि अभी तक क्या था, राष्ट्रपति का चुनाव करवा रहे थे हम, नियुक्ति तक तो करवा लिए है ना हमने, तो नियुक्ति वगैरह वाला सारा काम हो गया, तो अब शक्तियां आ गई उनके पास। तो अब राष्ट्रपति जी किसको नियुक्त करेंगे, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश ने शपथ दिलवा दी थी, अगर वो नहीं होते तो वरिष्ठ न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के शपथ दिलवा देते, तो वो सारा काम तो हो गया ना। तो अब इनके पास शक्तियां कौन सी आ गई हैं, मतलब ये किसकी नियुक्ति कर सकते हैं, किसका चुनाव कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। अभी इनका चुनाव हो रहा था, अब ये किसका किसका चुनाव करेंगे, मतलब किसकी किसकी नियुक्ति करेंगे, कहने का मतलब ये है। चलो अब देखते हैं। तो बेटा भारत के जो राष्ट्रपति हैं, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी भी नियुक्ति करेंगे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे आप कैग के नाम से जानते हो उनकी नियुक्ति, राज्यपाल जो होते हैं सबके सब राज्यों के उनकी भी नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त तक को नियुक्त करते हैं, और जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं ना उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा, महान्यायवादी की नियुक्ति, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ना उसके अध्यक्ष और जो यूपीएससी के जो अन्य सदस्य हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अगर वित्त आयोग की बात करोगे तो उसकी भी, भाषा आयोग की बात करोगे, पिछड़ा वर्ग की बात करोगे, अल्पसंख्यक की बात करोगे, भारत के राजदूत की बात करोगे, अन्य राजनयिकों की, भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों तक की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर तो मैंने मुंह बता दिया, आप थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं। आप भारत के प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है कौन करता है, राष्ट्रपति। सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। सभी राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी इन्हीं के द्वारा, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भी इन्हीं के द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों या अन्य सदस्यों की नियुक्ति, वित्त आयोग के सदस्यों की बातें, भाषा आयोग के सदस्यों, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों, अल्पसंख्यक के आयोग के सदस्यों, भारत के राजदूत हो, अन्य राजनयिक हो, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति का अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। देखो मुजवानी मैंने बता दिया था, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने संकेत दे के दोबारा रिवीजन इसलिए करवा दिया क्योंकि बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो फंस जाओगे, इसलिए मैंने यहाँ पर रिपीट कर दिया कि अब फंसना मना है। ठीक, चलिए राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां क्या हैं, मतलब कौन कौन सी शक्तियां दी गई हैं। तो आप जानते हो कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, तो उनके पास शक्तियां भी बहुत सारी होती हैं। अब कौन कौन सी शक्तियां हैं उन पर हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। चलो लिखा भी है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों पर हम बात कर लेते हैं। तो बेटा राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं वो आप देख सकते हैं। मान लीजिए क्या होता है कि संसद के एक सदन में हो या फिर एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण देना हो, तो उस समय सामने कौन आएगा, तो राष्ट्रपति महोदय आएंगे। मतलब एक सदन की बात हो या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों को बुलाया गया हो, अभिभाषण देने कौन आएगा, तो राष्ट्रपति आएंगे। ये शक्ति हो गई। दूसरे नंबर की शक्ति इनकी है कि संसद के सत्र को आहूत करने के लिए, मतलब संसद सत्र को बुलाना है तो भी वहां पर राष्ट्रपति महोदय आगे आएंगे। सत्रावसान करना है, लोकसभा को भंग करने तक की जो स्थितियां आ जाती हैं तो वहां पर भी आपके जो है राष्ट्रपति की अहम भूमिका होती है। ठीक है, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। मतलब ऐसे न सोचना कि संसद ने पारित कर दिया कोई विधेयक तो वो कानून बन गया। कानून तब तक नहीं बनेगा जब तक राष्ट्रपति जी के जो है मुहर नहीं लगेगी, हस्ताक्षर नहीं होंगे। तो ये बातें भी यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होंगी। अगला पॉइंट 4 नंबर वाला कहता है कि अगर संसद में नए राज्यों का निर्माण की बात की गई है या वर्तमान राज्य के क्षेत्रों में या फिर नाम वगैरह बदलना चाहते हो, ऐसे कोई विधेयक पास करवाना है तो इस विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना पड़ेगा। मतलब संसद चाहती है कि किसी राज्य का जो निर्माण है, ठीक है, और राज्य के जो वर्तमान क्षेत्र है उसमें घटोत्तरी बढ़ोतरी करना है, नाम में परिवर्तन करना है या फिर जो है इस तरीके का कोई विधायक लाना है, विधायक नहीं विधेयक, ठीक है, तो लाना है संसद में, तो लाने से पहले राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा और राष्ट्रपति जी बोलेंगे ठीक है ऐसा कर लो, तो फिर आगे जो है काम हो जाएगा। तो ये बातें भैया यहाँ पर आपको समझ में आ गई। अनुच्छेद 110 में ऐसा बताया गया है कि अगर धन विधेयक पेश करना है तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति यहाँ पर भी
ही चाहिए। धन विधेयक पेश करने के लिए भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति हमें चाहिए होती है। ठीक, चलो अब धन विधेयक कौन पास करता है ये आप बताओगे। ठीक है, चलो अनुच्छेद 117 में बताया गया है, 117 के 3 में वैसे बताया गया है कि संचित निधि में जो भी संचित निधि से रिलेटेड जो भी विधेयक वगैरह पास करवाने हैं ना, तो यहाँ पर जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति कहीं ना कहीं लेनी पड़ेगी, उसके बाद आगे मामला बढ़ेगा। ठीक, संसद के सदस्यों के मनोनयन का अगर अधिकार हम देखें तो यहाँ पर भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। मतलब अगर राष्ट्रपति महोदय को ऐसा लगता है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के जो व्यक्ति हैं वो उचित मात्रा में नहीं है, मतलब उचित संख्या में नहीं है, मतलब समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तो 331 के अनुसार राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को लोकसभा के लिए क्या करेंगे, नामांकित कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि 2 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करेंगे, लोकसभा के लिए नामांकित कर देंगे। ठीक, चलो ये बात भाई यहाँ तक क्लियर हो गई, यहाँ तक शायद पहुँच गए हम लोग। ओके, चलिए यहाँ तक पहुंच गए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की राजनीतिक शक्ति क्या होती है। राष्ट्रपति जी की राजनीतिक शक्ति क्या होती है उस पर हम बात करते हैं। तो बेटा अगर राष्ट्रपति जी की आप राजनीतिक शक्ति की बात करोगे तो जब कभी भी दूसरे देश के साथ कोई हमें समझौता करना पड़ता है, बहुत सारे समझौतों पर साइन होता है, कहीं इस देश के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ या फिर कहीं पे कुछ, मतलब विभिन्न प्रकार के एग्रीमेंट होते रहते हैं, समझौते होते रहते हैं, तो उसका जो मुख्य चेहरा होता है वह राष्ट्रपति होता है। मतलब राष्ट्रपति के नाम से ही ये जो भी संधि शर्तें हैं स्वीकार की जाती है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करने का भी काम करता है और भारत में विदेशी राजदूत कौन आएंगे उनके अनुमोदन का काम भी हमारे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ही किया जाता है। तो ये बातें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। ठीक, कोई यहाँ तक डाउट नहीं होगा, अगर कोई डाउट है तो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब ऐसा बताया गया है कि राष्ट्रपति महोदय को अगर लगता है कि कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान, सामाजिक कार्य में पर्याप्त अनुभव करने वाले कोई व्यक्ति हैं तो 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए क्या करेंगे, नामांकित कर देंगे, मनोनीत कर देंगे। मतलब क्या होता है ना, अच्छा चलो यहीं पे है तो ये अगर अनुच्छेद 83 में बताया गया है कि अगर राष्ट्रपति महोदय को ऐसा लगता है कि कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता रखने वाले कोई व्यक्ति हैं, अगर राष्ट्रपति महोदय को ऐसा लगता है तो वो क्या करेंगे, इन 12 व्यक्तियों को, इनमें से 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए क्या कर देंगे, मनोनीत कर देंगे। ठीक है, राज्यसभा के लिए मनोनीत कर देंगे। तो मतलब लोकसभा के लिए 2 आंग्ल इंडियन को करेंगे और राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को करेंगे। और वो सदस्य कहाँ कहाँ के होंगे, कला के क्षेत्र में, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में परिपक्व होंगे, अनुभवी व्यक्ति होंगे, तो उनका जो है क्या करेंगे, नामजद कर देंगे कि भैया राज्यसभा की सदस्यता आपके नाम हो गई। ठीक है, अब राष्ट्रपति की राजनीतिक शक्ति पर बात कर लेते हैं। तो राजनीतिक शक्ति तो शायद मैंने निपटा दी आपको पूरी के पूरी, कैसे नियुक्ति होती है, क्या क्या होता है। तो अब अध्यादेश की शक्ति पर हम सीधे सीधे चलते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 123 के तहत बताया गया है कि संसद के स्थगन की स्थिति में, मान लीजिए संसद आपका स्थगित अवस्था में है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। मतलब मान लीजिए आपकी जो संसद है, अच्छा लिखा है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या है, तो अनुच्छेद 123 में बताया गया है कि अगर संसद जो है स्थगन की अवस्था में है, संसद स्थगित कर दी गई है और उस समय कोई सदन काम तो कर नहीं रहा है, अब जब सदन कोई काम कर नहीं रहा, कोई स्थितियां आ जाती हैं, तो राष्ट्रपति उस स्थिति में क्या करेंगे बच्चों, अध्यादेश जारी कर देंगे। ठीक है, जिसका प्रभाव कब तक रहेगा, तो संसद अधिनियम के समान ही होगा। मतलब जो भी कुछ कहेंगे तो संसद जैसा मतलब कानून बनाती है उसके अनुसार ही रहेगा और इसका प्रभाव संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहेगा, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। ये बात भी समझ में आ गई आपको कि किस तरीके से जो है यहाँ पर काम होता है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति पर। अच्छा आगे बढ़ें, चलो बढ़ते हैं भाई, क्षमादान शक्ति पर हम बात करते हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये देखो क्षमादान शक्ति आ गई ना, चलो बहुत बढ़िया। तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति पर हम आगे बात करते हैं। तो बेटा राष्ट्रपति की क्षमादान मतलब राष्ट्रपति महोदय किसको किसको क्षमादान कर सकते हैं। हालांकि क्षमादान पर मैंने एक पार्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप देख सकते हो 5 प्रकार के कौन कौन से क्षमादान मिलते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से एकदम सरल भाषा में मैंने समझाया। हालांकि यहाँ पर संक्षेप में थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, ठीक है, लेकिन उसमें मैंने अच्छा खासा डिटेल किया है।
तो मान लीजिए राष्ट्रपति महोदय को ऐसा लगता है कि भारतीय कोई व्यक्ति है और उसने अपराध किया है और उसे दोषी ठहराया गया है, तो उसके लिए क्या उसे माफ़ कर दिया जाए या उसकी सज़ा को कम ज़्यादा कर दिया जाए, या मृत्युदंड जैसे किसी को मिल गया है तो उसको क्षमा किया जाए। तो ऐसा उल्लेख आपको अनुच्छेद 72 में मिलेगा। मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्तियां हैं, ठीक है, कि किसी भी व्यक्ति के दंड को वो क्षमा कर सकते हैं। इसमें मृत्युदंड भी आपका शामिल है, ठीक है। दोषी को पूर्णतः मुक्त भी कर सकते हैं, साथ ही साथ उसकी सजा को घटा भी सकते हैं, उसके दंड के स्वरूप को भी बदल सकते हैं, और विशेष परिस्थिति में अगर बात आए ना तो सजा को कम करने का काम भी हमारे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जा सकता है। या फिर मृत्युदंड दिया गया है लेकिन उस व्यक्ति को समय नहीं मिला है, तो उसके लिए समय देने के लिए अस्थायी रोक भी लगा सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, एक प्रॉपर वीडियो बना हुआ है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जाकर के आप देख लीजिएगा। ठीक, चलो अब आगे अगर हम बात करें कि कौन सी शक्तियां बच गई, आपातकाल वाली देख लो। ठीक है, तो आपातकाल के संबंध में राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां होती है उन पर भी हम डिस्कशन यहीं पर कर लेते हैं। अच्छा है, तो राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियां भी आपकी यहीं पे मिल गया। तो बेटा राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियां जो है आपको भाग 18 में देखने को मिलेगी। अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 में आपातकाल की स्थितियां देखने को मिलेंगी कि किस तरीके से राष्ट्रपति के माध्यम से परामर्श से 3 प्रकार के आपातकाल लागू किए जा सकते हैं। तो 3 आपातकाल हैं, अनुच्छेद 352 है, 356 है, 360 है। ठीक है, अभी सब डिस्कशन हम करेंगे। तो मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल लागू कर सकते हैं। मंत्रिपरिषद के परामर्श से मैं बता दे रहा हूं। अनुच्छेद 352 में एक्चुअली क्या होता है, अच्छा लिखो, ये बहुत बढ़िया रहा, ये अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 क्या कहता है? ठीक है, अनुच्छेद 352 में क्या बताया गया है कि मान लीजिए युद्ध की स्थितियां आ गई, बाहरी देश ने आक्रमण कर दिया या फिर देश के अंदर हथियारों सहित सशस्त्र विद्रोह हो गया, तो इस आपातकाल को जो है लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 352 के अनुसार ये शक्ति राष्ट्रपति महोदय के पास है। अनुच्छेद 356 की अगर बेटा हम बात करेंगे तो इसके अनुसार राष्ट्रपति महोदय को अगर लगता है कि राज्यों का जो प्रबंधन है, जो सरकार उस समय चला रही है वो ठीक तरीके से चला नहीं रही, मतलब राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो गई है, संविधान सही से काम कर नहीं रहा, जो नेता मंत्री है वो चला नहीं पा रहे हैं, तो उस दशा में उस राज्य पर क्या करेंगे? राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। मतलब पहले वाले में क्या था कि आपका युद्ध हो रहा है तो राष्ट्रीय आपात लग गया, ठीक है, राष्ट्रीय आपात युद्ध की दशा में लग जाएगा। और दूसरा है कि अनुच्छेद 356 कि कोई राज्य अगर सही से काम नहीं कर रहा तो वहां पर जो है राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा, जिससे कि बेहतर तरीके से लोगों को दिक्कत ना हो और राज्य का संचालन किया जा सके। अनुच्छेद 360 एक्चुअली कहता है कि इसमें वित्तीय आपातकाल की स्थिति होती है, मान लीजिए है ना, इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, तो उसमें क्या होता है, राष्ट्रपति महोदय वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। और वित्तीय आपातकाल कम से कम 2 महीने के लिए जो है काम करता है। कम से कम इसकी अवधि जो है 2 महीने की होती है, ये आपसे पूछा जा सकता है, इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अन्य कर्तव्य में आप मान लीजिए कि किसी सार्वजनिक महत्व का कोई प्रश्न है और राष्ट्रपति महोदय उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेना चाहते हैं। मान लो कोई ऐसा प्रश्न आ गया, मान लीजिए कोई ऐसा प्रश्न आ गया जिसमें सार्वजनिक लोगों का हित छिपा हुआ है, तो राष्ट्रपति महोदय को ऐसा लगता है कि यार किसी की सलाह लेनी नहीं चाहिए, तो वो जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। ऐसा अनुच्छेद 143 में बताया गया है। मतलब अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति महोदय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले लेंगे। अब सलाह तो ले लिया तो क्या माननी पड़ेगी? तो ये जरूरी नहीं है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि अरे जो सलाह दी गई है उससे अच्छा तो मैंने ही सोच रखा था, या फिर जो भी कुछ है, मतलब बाध्य नहीं है उच्चतम न्यायालय की सलाह को, परामर्श को मानने के लिए। सलाह ले तो सकते हैं लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है कि नहीं जो बताया गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ऐसा करना है तो वैसे ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। अनुच्छेद 111 के अनुसार यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को लौटाना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं वापस, तो विधेयक उसे प्रस्तुत किए जाने के तुरंत बाद लौटा देंगे, और इसे जो है जेबी वीटो का प्रयोग कहते हैं। मतलब क्या है, अनुच्छेद 111 में बताया गया है, ठीक है, स्पेस बनाते हैं थोड़ा, हाँ लिख देते हैं।
अनुच्छेद 111 में बताया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 111 में बताया गया है कि राष्ट्रपति मान लियो किसी विधेयक को वापस करना चाहते हैं तो विधेयक जैसे ही प्रस्तुत किया जाएगा उसको तुरंत लौटा देंगे और जेबी वीटो का प्रयोग करेंगे। मतलब जेबी वीटो का प्रयोग करेंगे, ठीक है, जेबी वीटो का प्रयोग करके उस विधेयक को तुरंत वापस कर देंगे राष्ट्रपति महोदय। ये बात भी यहाँ पर क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं होगा। अब भारत के कुछ राष्ट्रपतियों पर बात कर लेते हैं जो इस पद पर रहे हैं और देश को हमारे गौरवान्वित करने का काम किया है, गौरव प्रदान करने का काम किया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पर हम आ गए। बेटा अगर राजेंद्र प्रसाद जी की बात करोगे तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं और लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं और लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद पर जो है ये काबिज रहते हैं, इस पद को सुशोभित करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहते हैं। अब यहाँ पर आप कहोगे राष्ट्रपति की बात है, उपराष्ट्रपति क्यों बता दिया? तो भैया बाद में राष्ट्रपति भी बनते हैं। मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार तो वाइस प्रेसिडेंट रहे और उसके बाद 1 बार जो है प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक, इसलिए इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा। केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति थे जो 1 बार चुनाव में हारे फिर निर्विरोध जो है चुनाव जीत गए। मतलब नीलम संजीव रेड्डी, क्या नाम है? नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पहले क्या होता है चुनाव में हार गए, राष्ट्रपति चुनाव में हार गए, बाद में निर्विरोध खड़े हो गए, ठीक है, निर्विरोध खड़े हो गए और निर्विरोध क्या हुए, चुनाव जीते और राष्ट्रपति बन गए। ठीक, पूछा जाता है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, ये भी पूछा जाता है। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। मतलब अगर फर्स्ट महिला, ठीक है, फर्स्ट महिला राष्ट्रपति की बात करोगे तो इसका आंसर मिलेगा प्रतिभा पाटिल। क्या नाम है बेटा? प्रतिभा पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति होती हैं। लेकिन अगर वर्तमान की बात करोगे, वर्तमान की, तो वर्तमान में जो है सेकंड महिला राष्ट्रपति हैं, ठीक है, सेकंड महिला राष्ट्रपति हैं और उनका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू। क्या नाम है बेटा? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू उनका जो है नाम है, दूसरे नंबर की महिला राष्ट्रपति हैं। तो बेटा राष्ट्रपति में मैंने देखो बेस से शुरुआत किया था और वर्तमान राष्ट्रपति पर मैंने इसको समाप्त किया है। तो अब राष्ट्रपति पर जो डिस्कशन था बच्चों समाप्त हो चुका है। वीडियो कैसा लगा, साथ ही साथ में बंदे की मेहनत कमेंट करिएगा जरूर, लाइक करके जाइएगा उत्साहवर्धन के लिए, जिससे हम इससे से अच्छा आपके लिए कंटेंट और वीडियो लेकर के आएँ जो आपकी परीक्षा में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में आपकी अधिक से अधिक हेल्प कर सकें और प्रश्न जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहीं से मिलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।